टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की खोज के संदर्भ में जॉन मार्शल, ये भी एक पुरातत्वविद थे, इनकी विचारधारा क्या थी। इनकी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए हम देखते हैं कि 1924 में जो है भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसके जो है डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। इन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें मिली है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, इससे ऐसी मोहरें दूसरी सभ्यता में नहीं देखने को मिलती है, और अगर देखने को मिलती भी है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलती है जो 3000 साल बाद हमारे सामने आती है हड़प्पा सभ्यता के। जॉन मार्शल ने स्पष्ट किया कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई में आवास स्थल मिले, जो वहाँ के घर मिले हैं लगभग, वो ऐसी जगह बनाई गई है जो इससे पहले और बाद में दूसरी किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये विश्व की इस नई सभ्यता जो है हमारे सामने आई थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आर.एम. व्हीलर एक और पुरातत्वविद है, इनकी विचारधारा क्या थी। यह 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है एक तरीके से जनरल रहे हैं, उनके डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो है सबसे पहली बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा जो स्थल है वहाँ तक नहीं है, बल्कि इन्होंने दूसरे नए नए स्थल खोजे, जैसे कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा। तो ये कहते थे कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके दूसरे भी स्थलों तक जो है ये संस्कृति फैली हुई थी। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि आर.एम. व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के जो है दो महत्वपूर्ण स्थल है, एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इन्होंने एक और बात कही कि इन्होंने कहा कि बहुत ही अनेक प्रकार की जो धातुओं की वस्तुएं हैं वो यहाँ पे मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग शिल्पकारी और कृषि जो है ये करते थे, क्योंकि धातुओं की वस्तुओं के साथ साथ इन्हें जानवरों के अवशेष भी मिले हैं वहाँ स्पष्ट तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता की जो समाधान प्रक्रिया थी, मिस्र की सभ्यता के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत सी मूवीज़ भी देख चुके हैं इसके बारे में। तो उसकी जो समाधान शवों को जो दफनाने की प्रक्रिया थी और हड़प्पा सभ्यता की जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, कहा जाता है कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, दोनों समकालीन थी। तो हम देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ या क्या डिफरेंस चीज़ें हमें दोनों को देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शवों को ताबूतों में नहीं, ज़्यादातर गड्ढों की जो चिनाई थी, एक तरीके से जैसे हम जो है दीवारों को बनाते हैं तो उसमें सीमेंट वगैरह जो है भर देते हैं, वैसी ही चीज़ें जो है वो करते थे कि गड्ढे में जो है ईंटों को बना के उसकी चिनाई कर दिया करते थे। और मिस्र में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो शव थे वो हमेशा जो है ताबूतों में पहले रखे जाते थे, फिर दफनाए जाते थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई के दौरान हमें पुरुष और महिलाओं के जो शव मिले हैं वो बहुत ज़्यादा आभूषण जो है धारण किए रहते थे, आभूषण जो है लिए रहते थे, पहने हुए होते थे। और यही चीज़ हमें सेम जो है सिमिलैरिटी जो है देखने को मिलती है कि जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें भी। और नेक्स्ट आते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में जब हम कब्रिस्तान की खुदाई की गई तो हमें पता चलता है कि उसके जो शव वगैरह थे वहाँ पे हमें मृदभांड बन के शीशे जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। और मिस्र की सभ्यता में हमें आभूषण, हीरे आदि देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो ये लोग शवों के साथ उसकी जो प्रिय वस्तु है वो दफनाते थे। लेकिन अगर मैं मिस्र की सभ्यता की बात करूँ तो उनका ऐसी विश्वास था कि वो लोग, उन्हें ऐसा लगता था कि जो मृतक है वो मरने के बाद भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जो वो दफनाएंगे। तो वो ऐसी चीज़ों का जो है दफनाए जाते थे उनके साथ, मृतकों के साथ, जो मरने के बाद भी यूज़ कर सके। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं इस क्वेश्चन के कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पुरातत्वविदों का कहना है कि कुल मिलाकर इन्हें ऐसा लगता है कि जो एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने जैसा कोई रिवाज नहीं था। लेकिन अगर हम मिस्र की बात करूँ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो ज़्यादातर जो है वो दफनाई जाती थी मृतकों के साथ। क्लियर। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और ये क्वेश्चन एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी टाइप में होगा, जिसको ध्यान से समझिएगा कि पुरातत्वविद जो है अतीत का पुनर्निर्माण, मतलब दोबारा से निर्माण, या अतीत के बारे में क्या चीज़ें कैसे हुई हैं, कैसे आगे जो है एक तरीके से ये चीज़ें, अगर कुछ चीज़ मिली है अतीत की तो वो चीज़ किस तरीके से यूज़ की जाती थी, कैसे उस चीज़ को वो एक तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो इस चीज़ के बारे में जो पुरातत्वविद है वो कैसे जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। पुरातत्वविद अतीत के बारे में जानने के लिए जो खुदाई से साक्ष्य मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो जो है शिल्पकारी की चीज़ें हो जाए, चाहे जो है वस्तुएं हो जाए, या जो है अभिलेख हो जाए टूटे फूटे, उन्हीं चीज़ों पे जो है डिपेंड करते हैं। पुरातत्वविद जो है उनका अध्ययन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एक वस्तु है उनकी जो मदद करती है वो है अभिलेख।
अभिलेख हमें लिखित रूप से तो प्राप्त होते हैं और इन अभिलेखों का अध्ययन करके हम उस संस्कृति के बारे में जान भी पाते हैं, बहुत अधिक और स्पष्ट जानकारी हमें पता चलती है, जिससे मेसोपोटामिया के अभिलेखों से उनकी सभ्यता का विवरण हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता कह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख मिले या जो रिटर्न चीज़ें हमें मिली हैं, उसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी ही नहीं गई है, जिसकी वजह से इसके जो सभ्यता की जानकारी हमारे पास जो मिले हैं वो अभिलेखों के आधार पे नहीं, अवशेषों के आधार पे हैं। क्लियर? तो इसका सबसे नेक्स्ट चीज़ें आते हैं सिक्के। सिक्के या मोहरे के बारे में आप सब जो है बहुत अच्छे से पता स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो सिक्के हैं या जो मोहरे हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर की जो है बनी हुई होती थी, और इस पे जो है बहुत अलग अलग चित्र जो है वो एक तरीके से अंकित होते थे, बनाए हुए होते थे, चाहे वो विश्व के चित्र हो जाए या प्रकृति से जुड़े हुए चित्र हो जाए, जिससे ही अनुमान लगाया गया कि ये सब जो है कृषि कार्य में ज़्यादा संलग्न थे। हम नेक्स्ट वस्तु पे आते हैं, वो है धातुओं के आभूषण। धातुओं के हमें आभूषण जो प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो एक तरीके से जो है आभूषण ज़्यादातर जो है उच्च वर्ग निम्न वर्ग में जो है बटा हुआ था, और आभूषण जो है फ्योंस की धातु से जो बने हुए आभूषण होते थे वो ज़्यादा कीमती माने जाते थे, जिसकी वजह से वो एक तरीके से उच्च वर्ग के लोग उसे धारण करते थे। नेक्स्ट आते हैं शवाधान पे, शवों को दफनाने की प्रक्रिया, क्योंकि बहुत सारे जो एक तरीके से शव जो है दफनाए हुए मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है कि मिस्र से जो है शवाधान की चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये मिस्र की सभ्यता से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिससे हम पीछे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, क्योंकि दोनों ही जगह जो है शवों को ताबूत में ही दफनाया जाता था। लेकिन कुछ जगहों पर हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे इन्होंने जो है सीधे सीधे जो है ईंटों की चिनाई करके भी जो है शवों को दफनाया है। इसके साथ साथ जो है ये उसके साथ जो है चीज़ें भी जो है कुछ वस्तुएं, चाहे वो आभूषण हो जाए, मृदभांड हो जाए, शीशे हो जाए, उसको भी जो है ज़मीन में दफना दिया जाता था। ठीक है, वो बात अलग है कि दोनों की जो एक तरीके से विश्वास है वो अलग अलग है। नेक्स्ट आते हैं विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तु के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक तरीके से ऐश्वर्य की, ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान जो है विलासिता की बहुत सी वस्तुएं मिली है, जिसमें फ्योंस से बने मृदभांड हैं जो उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि फ्योंस धातु जो है एक तरीके से जो लिक्विड था जिसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारी चीज़ों को जो है एक तरीके से मिला के इसको बनाया जाता है, जैसे मैं पीछे बता ही चुकी हूँ पीछे वीडियो में। तो ये जो है, और जो निम्न वर्ग था वो मिट्टी के बने जो है वस्तुओं का इस्तेमाल करता था, मृदभांडों इत्यादि का। नेक्स्ट आता है हम उनके आवासों के बारे में। खुदाई के दौरान पूरे के पूरे शहर मिले हैं, और उनके आवासों के बारे में तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो शहर थे वो दो वर्गों में बटे हुए थे। एक ऊंचा जो है दुर्ग होता था, ऊंचा एक तरीके से ऊंचाई पे होता था कुछ, और दूसरा निचला शहर कहलाता था। इनमें जो है नालियाँ या जो है जल निकासी जो परंपरा है वो भी, ये प्रणाली जो है देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाट पर। बाटों का भी अध्ययन करते समय जो है बाट बड़े बड़े एक तरीके से पत्थर हैं, आप सब आज की डेट में देखते होंगे अगर मार्केट में जाते होंगे तो बड़े बड़े पत्थर जिसको तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो अध्ययन करके हमें पता चलता है कि बाट भी जो है कई प्रकार के थे। इन्हें मुख्यतः माप और तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आज भी हम जो है 1 किलो या आधा किलो का जो बाट जो है इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में। नेक्स्ट आ जाते हैं औजार। हमें कई प्रकार के औजार भी मिले हैं जो दो तरीके से यूज़ किए जाते थे। एक तो कृषि कार्य के लिए औजार जो है हमें मिले हैं, हल वगैरह फाल जिसे कहा जाता है उसके जो है अवशेष मिले हैं। दूसरा कुछ ऐसे औजार मिले हैं जिनका शिल्पकारी में जो है एक तरीके से बहुत बारीक काम करने के लिए भी जो है जिनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें आता है कि पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान शिल्पकारी के उपयोग करने के लिए कच्चा माल मिला है, मनके मिले हैं, और जो बहुत ज़्यादा शिल्प कार्य में इस्तेमाल किए जाते थे। और सिर्फ शिल्पकारी के ही साक्ष्य नहीं मिले बल्कि कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे लोग एक तरीके से अपना दैनिक जीवन या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए क्या चीज़ें करते थे, ये दोनों ही कार्य आ जाते हैं। जिसमें पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान जो है कृषि के अनाज के कुछ दाने मिले हैं, ये पीछे मैं बता चुकी हूँ कि कुछ अनाज के दाने मिले हैं, जुते हुए खेत भी मिले हैं, और इससे पता चलता है। और ये खेतों को इस तरीके से जोता गया था कि एक ही टाइम पे जो है दो अलग खेती कर सके, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये खेती करने में बहुत ज़्यादा निपुण भी थे। नेक्स्ट आते हैं हम चक्कियों पर। पुरातत्वविदों को दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक तो वो जिससे अनाज पीसा जा सकता था, और दूसरा वो जिससे मसाले या जड़ी बूटियाँ भी जड़ी बूटियों को खूना जाता है, पीसा जाता था, जो एक तरीके से वो अपने इलाज के लिए जो है इस्तेमाल कर सके जड़ी बूटियों का।
पुरातत्वविदों को ये जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसका ये जो एक तरीके से आज के समय से और पुराने के समय से तुलना करते हैं, जिससे जो है इन्हें पता चलता है कि अतीत की ये वस्तुएं किस काम में लाई जाती होंगी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तब तक आप ये चैप्टर जो है एक तरीके से पूरा जो आई थिंक 4 पार्ट्स हैं उसको देखिए और अच्छे से जो है इसको समझिए। अब नेक्स्ट चैप्टर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।